हमारे दादा हमें सेब के बाग में ले जाते थे। हमारे ग्रुप में इनके पोते पोतियाँ, नवासे और नवासियाँ होती थीं। ये मुख्तसर हिकायत का आगाज़ था। ये हिकायत अमेरिका के कैंसर स्पेशलिस्ट ने लिखी। डॉक्टर खुर्शीद अहमद गुरु बफलो के कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ये कश्मीरी नजाद अमरीकी शहरी हैं। ये कामयाब कैंसर सर्जन्स में शुमार होते हैं। दुनिया के नामवर महानामे रीडर्स डाइजेस्ट ने गुज़िश्ता माह 22 कामयाब लोगों के ऐसे वाक़यात शाये किए जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ये वाक़यात बुनियादी तौर पर वो मशवरे हैं जो मुख्तलिफ हज़रात ने इन लोगों को मुख्तलिफ अदवार में दिए। इन लोगों ने इन मशवरों को पल्ले बांध लिया और ये मशवरे बाज़ कामयाब लोगों पर ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोलते चले गए। रीडर्स डाइजेस्ट ने ये 22 मशवरे एक जगह जमा किए और इसे आर्ट ऑफ लिविंग यानी ज़िंदगी गुजारने का फ़न का नाम दे दिया। ये 22 मशवरे वाकई शानदार हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर खुर्शीद गुरु के मशवरे ने ज़्यादा मुतासिर किया। इनका कहना था, मैं कश्मीर में पैदा हुआ। हमारे दादा अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों को अपने सेब के बाग में ले जाते थे। बाग में परिंदे चोंचों से सेब खराब कर जाते थे। सेब दागी हो जाते थे और ये दागी सेब मार्केट में नहीं बेचे जा सकते थे। हमारे दादा ये दागी सेब तोड़ते, चाकू से सेब का ख़राब हिस्सा काट कर फेंकते और साफ़ हिस्सा हमें खाने के लिए दे देते। हमें दादा की ये हरकत बुरी लगती थी। हमने एक दिन डरते डरते दादा से पूछा, दादाजी आप हमें ख़राब सेब क्यों खिलाते हैं? दादाजी मुस्कुराए और प्यार से बोले, बेटा मैं आप लोगों को बाग के सबसे अच्छे सेब खिलाता हूँ। मैंने पूछा, वो कैसे? दादाजी ने जवाब दिया, बेटा परिंदे सिर्फ पक्के और पीठे सेबों को चोंच मारते हैं। मैं हमेशा तुम लोगों के लिए ऐसे सेब तलाश करता हूँ जिनका एक हिस्सा परिंदे खा चुके होते हैं, क्योंकि ये सेब पका भी होता है और मीठा भी। डॉक्टर खुर्शीद के बकौल दादा के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने इस वाक़े से एक नतीजा अख़ज़ किया। ये नतीजा मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन मंत्रा था। मैंने दादाजी के जवाब से सीखा, कभी राय ना बनाएं, हमेशा दूसरों से पूछें। नेवर एज्यूम, ऑलवेज आस्क। मैंने हमेशा पूछा और हर बार फ़ायदे में रहा। डॉक्टर खुर्शीद अहमद गुरु की बात में वज़न है। हम में से ज़्यादातर लोग पूछे और समझे बगैर राय कायम कर लेते हैं और ये लोग अपनी राय को हतमी भी समझते हैं और यूं ये पूरी ज़िंदगी गलत और हतमी राय पर गुजार देते हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए डॉक्टर खुर्शीद अपने दादा से ख़राब सेब खिलाने की वजह ना पूछते तो क्या होता? डॉक्टर साहब की खामोशी के 3 नताइज निकलते। 1, ये पूरी ज़िंदगी दादा को कंजूस और जालिम समझते रहते। 2, ये ज़िंदगी के शानदार तरीन मंत्रे से महरूम रहते जिसने आने वाले दिनों में इनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी। और 3, ये परिंदे और सेब के रिश्ते को कभी ना समझ पाते। ये पूरी ज़िंदगी इस फोक विजडम से महरूम रहते। परिंदे हमेशा मीठे और पक्के फल पर चोंच मारते हैं। लिहाजा आप अंदाज़ा कीजिए डॉक्टर खुर्शीद के एक सवाल ने इन पर दानाई के कितने रास्ते खोल दिए। हमारा सबसे बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग सवाल है। क्योंकि सवाल दुनिया में दानाई का सबसे बड़ा सोर्स है। आपको सवाल करने वाले लोग दुनिया में कभी खाली हाथ नहीं मिलेंगे। आप इस सिलसिले में सुकरात की मिसाल ले लीजिए। सुकरात का पूरा फलसफा सवालों पर मुश्तमिल था। वो पूछना शुरू कर देता था और उलझनों की गुत्थियां सुलझती चली जाती थीं और इसके गिर्द इल्म का अंबार लग जाता था। सुकरात ने साबित किया, सवाल इल्म होता है, ये पूछने वालों को आलिम बना देता है। सवाल गलत फहमियाँ ख़त्म करने का सबसे बड़ा ज़रिया भी होता है। हम जिंदगी में सैकड़ों मरतबा गलत फहमियाँ पा लेते हैं। गलत फहमियाँ ताल्लुकात का जंग होती हैं। हम इंसान शुरू में गलत फहमी का शिकार होते हैं। हम फिर इस गलत फहमी को बुनियाद बनाकर राय कायम करते हैं। ये राय आहिस्ता आहिस्ता पक्की होती जाती है और हम बाद अज़ां अपनी ज़िंदगी की गाड़ी इस राय की सड़क पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तो हम इस वक्त तक वहां पहुंच चुके होते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। चुनाचे सवाल गलत फहमियाँ दूर करने का बेहतरीन तरीका भी होते हैं। सवाल आपकी कम्युनिकेशन में भी इजाफा करता है। आप अगर बोलना सीखना चाहते हैं, आप अगर अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहते हैं तो आप सवाल का ढंग सीख लें, आपको बोलना आ जाएगा। मैंने आज तक सवाल से बहुत कुछ सीखा। मैं शुरू में लोगों के दलाइल, जवाज़ और हक़ाइक़ को चैलेंज कर देता था। लोग कहते थे यूरोप मगरिब में है। मैं फ़ौरन बोल पड़ता था, नहीं जनाब, यूरोप जनूब मगरिब में है। मैं सिर्फ ये कहता नहीं था बल्कि मैं इस पर डट भी जाता था।
लोग मेरी इस हरकत से तंग आ जाते थे, मगर मैं इसे अपना एतमाद समझता था। मैंने वक्त के साथ साथ सीखा, एतमाद और बदतमीजी में मामूली सा फ़र्क होता है और हम अक्सर औकात ये फ़र्क मिटा देते हैं। मैं जवानी में बाएतमाद नहीं था, मैं बदतमीज़ था। मैं हक़ाइक़ वेरीफाई करने के बजाय चैलेंज कर बैठता था और यूं अपने और दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर लेता था। मैं अब दूसरों के हक़ाइक़ को चैलेंज नहीं करता, मैं वेरीफाई करता हूँ। पाकिस्तान में 3G वाईफाई और टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स ने वेरिफिकेशन आसान कर दी है। आप दूसरों की बात सुनें, जेब से मोबाइल निकालने, सफारी पर जाएं, सवाल टाइप करें और आप चंद सेकंड में तमाम मालूमात वेरीफाई कर लें। आप मोबाइल फ़ोन पर किताबें भी खोल सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी दस्तावेज़ में छुपे हक़ाइक़ भी मालूम कर सकते हैं। यूं चंद मिनटों में मालूमात और हक़ाइक़ की तस्दीक हो जाएगी। ये इल्म हासिल करने का मुजर्रब नुस्खा है। मैं रोज़ाना इस नुस्खे के ज़रिए दर्जनों चीज़ें सीखता हूँ। मैंने वक्त के साथ एक और आदत भी डेवलप की। मैं जब किसी से मिलता हूँ तो मैं इससे ये ज़रूर पूछता हूँ, आप क्या करते हैं? वो शख्स जिस शोबे से वाबस्ता होता है, मैं इससे इस शोबे से मुताल्लिक सवाल करने लगता हूँ। वो बताता जाता है और मैं सीखता हूँ। मुझे जहाँ शक होता है मैं वहाँ सफारी खोलकर बैठ जाता हूँ। आप भी ज़िंदगी में चैलेंज करना बंद कर दें, वेरिफिकेशन शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी सुखी भी हो जाएगी और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। मैंने एक नुस्खा अपने दोस्त डॉक्टर सदाकत से भी हासिल किया। डॉक्टर साहब कामयाब भी हैं और अच्छे और नफीस इंसान हैं। मुझे एक बार डॉक्टर साहब की कोई बात अच्छी ना लगी, मैं इनसे फासले पर चला गया। डॉक्टर साहब ने चंद दिन बाद फ़ोन किया और मुझसे कहा, मुझे लगता है आपको फलां बात अच्छी नहीं लगी, आप मुझसे खफा हैं। मेरा कतन ये मकसद नहीं था, मैं आपको ये बताना चाहता था। मैंने भी अपना दिल खोल दिया। मैंने इनसे शिकवा किया, डॉक्टर साहब ने वजाहत की और यूं बात ख़त्म हो गई। आप फ़र्ज़ कीजिए अगर डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन ना करते तो हमारे दरमियान मौजूद गिरह कितनी मजबूत और बड़ी हो जाती। यकीनन हमारे ताल्लुकात कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते। मैंने डॉक्टर साहब के फ़ोन को नुस्खा बना लिया। मुझे अब जो ही किसी की तरफ से सर्द महरी का एहसास होता है तो मैं फ़ौरन इससे रब्ता करता हूँ। यूं गिले शिकवे होते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। मैं अपने दोस्तों को जब भी गलतफहमियों की गिरहों में फंसा देखता हूँ तो मैं इन्हें दूसरों से रब्ते का मशवरा देता हूँ और ये रब्ता हमेशा कारआमद साबित होता है। हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, लोग मेरी बात समझ नहीं पाते। मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ मगर समझा नहीं पाता। मेरा इबलाग कमज़ोर है, मेरी बात दिल ही में रह जाती है और मैं वक्त पर किसी को बता नहीं पाता, वगैरह वगैरह। मैं भी ज़िंदगी के 2/3 हिस्से में इस सूरत हाल का शिकार रहा। मैं भी लोगों को समझा नहीं पाता था, लेकिन फिर एक नुस्खा आ गया। मैं इस मसले से भी आज़ाद हो गया। मुझे पता चला इंसान जब तक खुद ना समझे ये दूसरों को नहीं समझा पाता। आप जब तक समझकर नहीं समझाएंगे दूसरे आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। आपको अगर खुद किसी चीज़ पर अबूर नहीं तो आप दूसरों को खाक समझाएंगे। आप फ़र्ज़ कीजिए आप किसी शख्स को आलू गोश्त बनाने का तरीका समझाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद आलू गोश्त के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप दूसरे शख्स को कैसे समझाएंगे? मैं अब जब तक खुद ना समझ लूँ मैं दूसरों को समझाने की गलती नहीं करता। हम लोग समझाते वक्त अक्सर महफिल में मौजूद लोगों को फरामोश कर बैठते हैं। हमें बोलने से कबल हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, मैं जिन लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ क्या इन्हें इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब हाँ में आए तो आप ज़रूर समझाइए और अगर जवाब ना हो तो आप खामोश हो जाएं और इन लोगों से वो समझने की कोशिश कर दें जिसके ये लोग एक्सपर्ट हैं। मसलन आप पायलट हैं और आप गधा गाड़ियां चलाने वालों को ये समझाना शुरू कर देते जहाज कैसे उड़ाया जाता है तो आप यकीनन नाकाम हो जाएंगे। आप इसके मुकाबले में इन्हें गधे को तवाना और गधा गाड़ी को मजबूत बनाने का तरीका समझाएंगे तो ये लोग चंद मिनट में समझ जाएंगे। चुनाचे समझाने से कबल आपका समझना भी ज़रूरी है और आप जिन लोगों को समझाना चाहते हैं इन लोगों का बैकग्राउंड समझना भी ज़रूरी होता है। आप अगर जिंदा हैं तो आपको रोज़ाना नई बातें सीखनी चाहिए। ये नई बातें आर्ट ऑफ लिविंग कहलाती हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग कश्मीर जैसे दूर दराज इलाकों के नौजवानों को डॉक्टर खुर्शीद की तरह कैंसर स्पेशलिस्ट बनाता है। आप भी खिड़की खोलें, आप भी कामयाब हो जाएंगे।